अच्छा भाई स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इस वीक के नेक्स्ट लेक्चर को हम शुरू करने लगे। आई थिंक सेकेंड लेक्चर है इस वीक। और आज के लेक्चर में हम जो लास्ट हमने कल के लेक्चर में हाइड्रेशन के टॉपिक को रोका था, क्रिस्टलाइजेशन पे, उस पर बात करके इसको आज वाइंड अप करेंगे। और इसको वाइंड अप करने के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, और देन प्राइमरी आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो जो बात मैंने एंड की थी वो इस बात पे की थी कि सॉल्यूशन आप बना चुके और अब आप उल्टा काम करने जा रहे हैं। और उल्टा काम ये है कि आप सॉल्यूशन को करेंगे एवापोरेट। सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्वेंट यानी कि वाटर, सॉल्यूट यानी कि नमक। अब आप उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि जो उसमें वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होगा, यानी कि वो गैस बनेगा। आपको पता है, ठीक है। आपने वो लिक्विड का पोर्शन नहीं पढ़ा, पर इतनी मामूली केमिस्ट्री सबको आती है कि लिक्विड को जब गर्म कर दो तोड़ता है। तो सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे तो वो एवापोरेट होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी रिमूव हो जाएगा। एक ऐसा वक्त आ जाएगा आखिर में जब सारा का सारा पानी रिमूव हो जाएगा और सारे के सारे वाटर के सॉल्यूशन लिया आपने, सॉल्यूशन को आपने एवापोरेट किया। एवापोरेट करने से उसमें जो क्या था, पानी, वो हो गया रिमूव। और पानी के रिमूव होने के बाद वहां पे सॉल्यूशन में रह जाएगा सॉल्ट। ये जो पानी के रिमूव हो जाने के बाद सॉल्ट रह जाता है, इस सॉल्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टल। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल। और क्रिस्टल बनने का ये जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो दो बातें इस हेडिंग में मैंने आपको पढ़ा दी, चार में से चार है टोटल, बल्कि 5 है टोटल। 5 में से 2 बातें मैंने बता दी कि सॉल्यूशन में से पानी को एवापोरेट करके रिमूव कराने के बाद सिर्फ क्या बच जाता है, सॉल्ट। और सॉल्ट को बोलते हैं क्रिस्टल, प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये मैंने आपको एक बात बता दी, नहीं 2 बातें बता दी। तीसरी बात यह है कि कभी कभार ऐसा, सुनने की बात है, कभी कभार ऐसा होता है कि जब 99% एवापोरेशन हो चुकी होती है, यानी पानी ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका होता है, 1% पानी बचा होता है थोड़ा सा, तो सॉल्ट को बदला, ये मैंने आपको आसान करके स्टाइल बता रहा हूं, सॉल्ट को बदला लेने का मौका मिलता है। जिन्होंने कल का लेक्चर अच्छे से लिया उनको बात यूं क्लिक करेंगे कि कल के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि पानी ज्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है, तो पानी सॉल्ट को बोलता है आ जाओ भाई मेरे पास सराउंड हो जाओ। अब सिचुएशन रिवर्स है, पानी ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, 1% बचा हुआ है और सॉल्ट सारा का सारा मौजूद है। तो सॉल्ट को मौका मिलता है बदला लेने का, और वो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता है और वो हीटिंग के बावजूद उनको जाने नहीं देता, जो कि इंसानी आंख से दिखाई नहीं देता। तो अगर हीटिंग के बावजूद कुछ पानी के मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ रह रहे हैं और सॉल्ट के आयन उनको जाने नहीं दे रहे, तो सच वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उनके लिए टर्मिनोलॉजी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तीन बातें हो गई कि वो पानी के मॉलिक्यूल जो हीटिंग के बावजूद रह जाए और सॉल्ट के आयन उसको जाने ना दे, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और क्योंकि ये हर सॉल्ट में तो होते नहीं है, तो जिस सॉल्ट में ये होते हैं और जिस सॉल्ट में ये नहीं होते, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है सॉल्ट के साथ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट तो वो नमक जिसके साथ पानी के मॉलिक्यूल होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल और सॉल्ट के आयन पानी के मॉलिक्यूल को नहीं जाने देते, उस सॉल्ट को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। 4 बातें हो गई। अब आखिरी बात, क्या आपके जहन में एज अ गुड स्टूडेंट ये आना चाहिए कि क्या ये
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल सकते हैं, या अल्लाह ताला ने ये काम आपके कंट्रोल से बाहर रखा है, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। या आखिरी बात, तो किताब ये कहती है कि अगर एज अ ह्यूमन बीइंग आपका दिल चाह रहा है कि वो पानी के मॉलिक्यूल जो हीटिंग के बावजूद सॉल्ट नहीं छोड़ रहा उनको भी रिमूव कराएं, तो आपको फर्दर हीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे थे, जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत है, पानी घोल जाना होता है, पर अब आप 100 से ऊपर जाएंगे। अब 100 से कितना ऊपर जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आयन कितनी मजबूती से पानी को पकड़े हुए हैं। 150 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे, 250 तक जाएंगे, लेकिन और जाएंगे। तो आखिरी बात यह है कि अगर मैं कौन सा सॉल्ट लूं, हाइड्रेटेड, और उसको मजीद गर्म करूं, 100 से आगे बढ़ जाऊं, 200, 250, 300, तो एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल बच गए हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, और जो सॉल्ट है वो बन जाएगा एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। एन कहते हैं नहीं हो, हाइड्रेट कहते हैं पानी को, एनहाइड्रेटेड का मतलब अब उसमें पानी नहीं है। तो ये आपके पास टोटल मिला के हो गई 5 डेफिनेशंस। मैं रिवाइज कर रहा हूं कि वो सॉल्यूशन जिसमें आप एवापोरेशन करें और पानी को रिमूव करवा दें, उसमें से क्या रह जाए, सॉल्ट। सॉल्ट को बोलेंगे क्रिस्टल, प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। कुछ केसेस में पानी के मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पे रिमूव नहीं हो पाते और कुछ पानी के मॉलिक्यूल रह जाते हैं, उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस नमक के साथ वो रह जाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और मजीद गर्म करने पर वो जो पानी के मॉलिक्यूल है वो भी वहां से रिमूव हो जाते हैं, और जो सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट से बन जाता है एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। सबको बात क्लियर हो गई? अब इस बात को लिख लेते हैं सारी बातों का। अच्छा, कभी एक आखिरी बात देख ले, कभी आपने ऐसा लिखा होगा, देखो Na2CO3.10H2, कभी देखा हो लाइफ में? बस ये जो डॉट के साथ पानी लिखे होते हैं ना, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आज से पहले तक किसी ने तफसील आपको नहीं बताई, आपका एक लेवल होता है, पर अब आपको बताया जा रहा है कि डॉट के साथ जो पानी के मॉलिक्यूल लिखे होते हैं, दीज आर दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हीटिंग के बावजूद रिमूव नहीं हो। चलिए लिखें, वर्डिंग लिखें। ये हाइड्रेशन की हेडिंग की आखिरी सब हेडिंग है जो हम एंड अप कर रहे हैं। when the solution of a salt is evaporated by heating, समझ लीजिए, when the solution of a salt is evaporated by heating, then after evaporation, that is removal of water, then after evaporation, that is removal of water, only salt remains in the container, only salt remains in the container called crystal, while process is called crystallization. Full stop. In some cases, few water molecules remain attached with, remain attached with ions of salt, called water of crystallization.
called water of crystallization, called water of crystallization, while such salts are called hydrated salts. While such salts are called hydrated salts. Hydrated salts that can be converted into anhydrated salt, that can be converted into anhydrated salt, that can be converted into anhydrated salt by excess heating. स्पेलिंग देख ले, by excess heating, मजीद गर्म, by excess heating. चलो अब आप इसको अच्छे से पढ़ लें और मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो इक्वेशन लिख लें आप, जिसपे हम पानी को रिमूव करते हुए दिखा देंगे और देन जो है वो अगले टॉपिक में आएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है, कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं इसको, इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसको आपने हीट किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप नोट करेंगे 100 से ऊपर है, तो ये जो 5 पानी के मॉलिक्यूल हैं ये अलग हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, 5 पानी के मॉलिक्यूल अलग। ये वाला जो सॉल्ट है ये कहलाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ये वाला जो सॉल्ट है ये कहलाएगा एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है भाई, तो ये हाइड्रेशन का टॉपिक जरा लंबा टॉपिक था, ये पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट था और समझने के लिहाज से भी जबरदस्त है, ये चैप्टर में बड़ा इसका इन्फ्लुएंस है। चलिए जिसको मिटाऊंगा मैं, अगर आप इजाजत दे दो मैं इसको मिटा दूं। इससे किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके पॉज करके लिखेगा। चलिए जी, नया जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, और इसमें आप सब हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। चार नंबर का टॉपिक है ये। पेपर देखिए, अच्छा स्टूडेंट वो है जो नॉलेज बढ़ाए, जरूर बढ़ाए, लॉजिकल पढ़े, मैं तो बहुत बोलता हूँ, समझ के पढ़े, लेकिन पेपर उसके लिए मुकद्दम है, इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंस दे। पेपर में सवाल कैसे आएगा, कितने नंबर का आएगा, उसका इंटरेस्ट, लालच हो, ये जरूरी है। नंबर लेने के मामले में आपको लालची होना जरूरी है। तो हर टॉपिक में अक्सर मैं बता ही देता हूँ, और कभी भूल जाता हूँ तो आप लोग पूछ सकते हैं, मना नहीं। तो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन जो है ये अलग टॉपिक है 4 नंबर का, और ये काफी मशहूर टॉपिक है, बहुत आता है पेपर में। इंट्रोडक्शन कैसे डाल देंगे आप, अभी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका टारगेट क्या है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज दी टारगेट ऑफ दिस टॉपिक, मकसद क्या है। ठीक है, चलिए तो लिख रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं आप। दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय, दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय आर्हेनियस, दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय आर्हेनियस इनके बाद एयर की जगह मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट आप सामने नहीं है, आपको पता है फिजिकल लेक्चर में स्टूडेंट सामने होते हैं तो किसी की बुक देखकर मैं एयर बता देता हूं। अभी क्योंकि बुक मेरे पास है नहीं तो एयर मुझे याद होते नहीं, तो आप जो है आपके अपने घरों पे मौजूद है, बुक्स आपके पास है, एयर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा या नेट से सर्च कर लीजिएगा तो एयर मिल जाएगा। तो थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय आर्हेनियस, इनके बाद एयर आएगा, एयर आप लिखेंगे बुक से, in which he discussed the behavior of electrolytes, in which he discussed the behavior of electrolytes, the behavior of
इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, जो लोग आप में से रेगुलर है, अल्लाह करे सब रेगुलर हो, तो उन्हें पता है चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, नाम है इसका। तो अब जो पढ़ाई हमारी शुरू हो रही है इसमें सॉल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात है। तो इंट्रोडक्शन से आपको अंदाजा होगा कि जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको तफसील से बताएगी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनकी पढ़ाई है सब, ठीक है, तफसील से पढ़ेंगे आप और पेपर भी लिखेंगे तफसील से। 4 नंबर का टॉपिक है। तो अगली हेडिंग आप डाल देंगे इंट्रोडक्शन के बाद, अगली हेडिंग डालेंगे आपके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट को उर्दू बोलने आसान, इंग्लिश में पॉइंट्स भी कह सकते हैं आप। चलिए, तो इंट्रोडक्शन के बाद आपने हेडिंग डाल देनी है पोस्टुलेट्स। चलिए, तो इसके टोटल मिला के हैं पॉइंट 8। शुरू के 4 बहुत आसान है, मैं समझाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 और 6 में थोड़ा टाइम लगाएंगे। पॉइंट नंबर 7 और 8 दोबारा से जो है वो इसी तरह के हैं कि वो आसान कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 से लेकर 4 तक पहले थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक। तो पहले आप जुमला लिख लें, फॉलोइंग आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ Arrhenius theory of ionization. Following are the postulates of Arrhenius theory of ionization. Following are the postulates of Arrhenius theory of ionization. चलिए, पहला पॉइंट ये कहता है इस थ्योरी का कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं और करंट पास कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है ये इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। जिसको नहीं पता, बहुत से लोगों को पता होता है, 9 में अच्छा पढ़ा होता है, बहुत लोगों को भूल जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। तो वो सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर डिसॉल्व हो जाए और साथ में करंट पास कर दे, दोनों शर्तें। सिर्फ डिसॉल्व हो जाना काफी नहीं, जैसे शक्कर है पानी में डिसॉल्व हो जाती है, करंट पास नहीं करती। ग्लूकोज है घर में इस्तेमाल करते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, करंट पास नहीं करता। तो दोनों बातें जरूरी है, पानी में डिसॉल्व होना और फिर करंट पास करना। तो वो सब्सटेंस जो पानी में जाकर डिसॉल्व हो जाए और साथ में वो करंट पास कर ले उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, पॉइंट नंबर 1 लिखें, लिखते हैं साथ साथ। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस, electrolytes are those substances that have the ability, electrolytes are those substances that have the ability to dissolve in water, that have the ability to dissolve in water, that have the ability to dissolve in water and conduct electricity, dissolve in water and conduct electricity, and conduct electricity, full stop. I repeat कर रहा हूं, electrolytes are those substances that have the ability to dissolve in water and conduct electricity, full stop, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट काम करते कैसे। तो पॉइंट 2 जिन्होंने हाइड्रेशन सही से पढ़ा उनको आसान लगेगा, नहीं पढ़ा तो भाई फंसेंगे आप, नहीं जाते हो। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो आयन में ब्रेक हो जाता है। करंट पास करने की रीजन बता रहा है, डिटेल रीजन आहिस्ता आहिस्ता आएगी, अभी स्टार्ट ले रहा है वो कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो डिसॉल्व नहीं होता सिर्फ, बल्कि वो आयन में ब्रेक हो जाता है। जिनको कल का लेक्चर याद है, कल के लेक्चर में तफसील से पढ़ा था कि जब नमक पानी में जाता है, इलेक्ट्रोलाइट नमक ही होता है, पानी में जाता है तो आयंस उसके अट्रैक्ट होते हैं पानी से, पानी के पोल से, फिर वो अलग अलग हो जाता है, उसको आयनाइजेशन बोलते हैं, फिर वो सराउंड हो जाता है ना, सब पढ़ा है। तो पॉइंट नंबर 2 यही बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। इसको हमने कल के लेक्चर में नाम दिया था आयनाइजेशन। तो कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लें, कोई सा भी
मिसाल के तौर पे हम ले लें अच्छा भाई, मिसाल के तौर पर हम AgCl ले लें। AgCl जब पानी में जाएगा, AgCl जब पानी में जाएगा, डबल एरो रिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहा है, क्योंकि आपने चैप्टर 6 अभी नहीं पढ़ा तो रिवर्सिबल की डिटेल इस चैप्टर में नीड भी नहीं है, तो आप परेशान मत होइएगा, बट डबल एरो डालना है, उसकी कोई वो नहीं है, मतलब डिटेल फिलहाल इस चैप्टर में जिक्र जरूर है, और वो चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ेंगे तो बहुत तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो जब इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाता है तो आयन में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, नेगेटिव आयन, समझे बात, पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि सॉल्ट जब पानी में जाता है तो पॉजिटिव आयन कहीं और जाता है, नेगेटिव आयन कहीं और जाता है, इसको बोलते थे आयनाइजेशन। दिस इज पॉइंट नंबर 2। ये आपका पॉइंट नंबर 2 आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट जब भी पानी में जाएगा तो पानी में जाके डिसॉल्व इस वजह से होता है क्योंकि वो आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक में। चलो पॉइंट नंबर 2 लिखें, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वाटर, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वाटर, when electrolyte is added in water it dissociates into, when electrolyte is added in water it dissociates into positive and negative ions। मैं रिपीट कर रहा हूं, when electrolyte is added in water it dissociates into positive and negative ions, it dissociates into positive एंड नेगेटिव आयंस। अब आप ये इक्वेशन लिख लें, शाबाश। अब इतना छोटा सा काम है कि मैं क्या बोलूं आपसे कि वीडियो पॉज करें, आप साथ साथ लिख लें। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, अच्छा पॉइंट नंबर 3 जो है ना पॉइंट नंबर 2 से लिंक है, तो ये क्योंकि बुक अलग से पढ़ा रही है तो हम भी अलग से पढ़ रहे हैं, वरना लिंक है। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होता है, आपके सामने है ना आयन में ब्रेक हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर होगी। जैसे ये +1 है तो ये -1। अगर मैं मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल पढ़ा दूं आपके आसानी के लिए, एग्जाम्पल आप मत लिखिएगा समझाने के लिए, तो ये +2 होगा तो ये -2। तो पॉइंट नंबर 3 एक बात बता रहा है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद आयन में ब्रेक होता है तो जो चार्जेस वो पैदा करता है वो बराबर होते हैं, यानी नेगेटिव 1 होगा तो प्लस पॉजिटिव 1 होगा, नेगेटिव 2 होगा तो पॉजिटिव 2 होगा, नेगेटिव 3 होगा तो पॉजिटिव 3 होगा, इससे ऊपर नहीं होता। चार्ज -1 से लेके -3 तक, +1 से लेके +3। तो साबित हो गया, पॉइंट नंबर 3 आपके सामने भी है। क्वेश्चन दोबारा कोई लिखना चाहे तो मना नहीं है, लिख दे, बल्कि वो अच्छी बात हो जाएगी एक तरह से कि इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाने के बाद आयन में ब्रेक होता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उनकी तादाद क्या होती है, बराबर। चलिए पॉइंट नंबर 3, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड इन वाटर, ईडी लगाना, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड इन वाटर, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड इन वाटर it produces same number of positive and negative charges. It produces same number of positive and negative charges. Same number of positive and negative charges. फुल स्टॉप। चलिए क्वेश्चन लिखना चाहे तो लिखिए, बुराई कोई नहीं। अच्छा जी, अब हमारी जो शुरू के 4 पॉइंट है उसका आखिरी पॉइंट आ रहा है, उसके बाद 2 पॉइंट जरा मैंने कहा था पढ़ने लायक है, थोड़े तगड़े। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्योंकि चैप्टर नंबर 6 से लिंक है तो आपको अभी सिर्फ लिखना है, पढ़ नहीं सकते आप क्योंकि चैप्टर 6 पढ़ा नहीं है, लेकिन वो आपको तंग नहीं करेगा, आगे से इस्तेमाल सच नहीं है, पर पॉइंट तो है ना, मैं आपको छुपा तो नहीं सकता आपसे। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होता है
जब भी इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होता है तो उसके आयन में ब्रेक होने का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है। प्रोसेस कैसा होता है? रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल मैं चैप्टर नंबर 6 में बहुत तफसील से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। SP1 का मैंने एक लेक्चर इस पे लिया था, अगर कुछ लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है। बाकी जो वो है SP2 वाले को जो ऐसी बात है नहीं पढ़ा उन्होंने तो बिल्कुल परेशान ना हो। और ये जो वर्ड है ये मैं तफसील से चैप्टर 6 में आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर 7 में आपको तंग नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट किसी में ब्रेक होता है आइंस में, तो इलेक्ट्रोलाइट के आइंस में ब्रेक होने का जो प्रोसेस है ये कैसा है? रिवर्सिबल। ठीक, चलो पॉइंट नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ dissociation of electrolyte, the process of dissociation of electrolyte, the process of dissociation of electrolyte into positive and negative ions is a reversible process. Into positive and negative ions is a reversible process. थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं ताकि आप बिल्कुल ब्लाइंड ना हो। थोड़ा सा आइडिया देना, अगर आपको पूरी तरह क्लियर ना हो तो परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा आइडिया बहुत है, और वो ये है कि सॉल्ट जो है रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस स्टेट में बनाते हैं। तफसील से पढ़ाऊंगा चैप्टर 6 में। फिलहाल के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस स्टेट में बनाता है और ये एक साथ चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्ट है वो आयन बनाएगा और आयन वापस सॉल्ट बनाएगा। बस ये इसका मतलब है कि सॉल्ट आयन बनाएगा, आयन वापस सॉल्ट बनाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट चलता रहेगा। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाता, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, जो कि हमेशा पढ़ा लाइफ में। रिवर्सिबल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, चैप्टर 6 में पढ़ा नहीं। तो रिवर्सिबल वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाता है, ये दोनों काम एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो हमारी पढ़ाई के लिहाज से सॉल्ट आयन बनाएगा, आयन वापस सॉल्ट बनाएंगे और इस काम क़यामत तक चलता है। मतलब अगर सॉल्ट अगर पानी में है तो चलता है, सॉल्ट पानी से हटा दें आप, एवोपरेट कर दें, पानी अलग कर दें, वो अलग बात है। सॉल्ट जब तक पानी में रहेगा ये काम चलता रहेगा। सॉल्ट आयन बनाएगा, आयन वापस सॉल्ट बनाएंगे और ये काम चलता है। इसको बोलते हैं कैसा प्रोसेस? रिवर्सिबल। और इसकी निशानी डबल है। तो बस कितना ख्याल करना है आपने इस चैप्टर में, डबल एरो बनाना है। और मैंने आपको रिवर्सिबल का आइडिया तो दे दिया। मुझे भरोसा है, इतना आपको इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भरोसा है कि आपको इतना आइडिया तो जनरेट हो गया होगा कि आप फंसेंगे नहीं चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर 5 और 6। और डरा देता हूं मैं आपको। मकसद ये होता है कि आप जिस पॉइंट को जितनी हैसियत देनी है उतनी हैसियत दें। अब पॉइंट नंबर 5 से क्या होता है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं सब करंट पास है। ठीक है, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है सब करंट पास है, इसमें कोई शक नहीं। पर उनकी करंट पास करने की जो एबिलिटी है, करंट पास करने की जो क्या है भाई एबिलिटी है, वो सेम है। समझे बात? एक दफा और सुने कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है सब अपने सॉल्यूशन में से करंट पास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी डेफिनेशन यही है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। पर उनकी करंट पास करने की एबिलिटी सेम है। करंट पास करने की एबिलिटी सेम है। अब मैं आपको क्या मिसाल दूं इससे जिससे आपको बात समझ में आ जाए। ऐसा क्या है, ये एग्जाम्पल समझने की दुनिया में जितने भी स्टूडेंट ने सबने टेस्ट देना होता है, नंबर लेना होता है। पर टेस्ट देने और नंबर लेने की एबिलिटी सबकी बराबर नहीं होती, किसी कम किसी की ज्यादा। दुनिया में जितने भी फूड आप खाते हैं सब आपको एनर्जी देते हैं,
पर सबकी एनर्जी देने की सलाहियत बराबर नहीं होती, कोई ज्यादा एनर्जी देता है। दुनिया में जितने भी खिलाड़ी कोई गेम खेलते हैं, सबको वो गेम खेलना आता है जिस गेम को खिलाड़ी है, जिस गेम के वो, पर उनकी गेम खेलने की सलाहियत है जैसे नहीं, कोई ज्यादा अच्छा खेलता है, कोई अच्छा खेलता। आयोग की बातें समझ। तो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है सब करंट पास करते हैं, पर करंट पास करने की एबिलिटी उनकी सेम नहीं है। कुछ ज्यादा करंट पास करते हैं, कुछ कम। जो ज्यादा करंट पास करेंगे उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम करंट पास करते हैं उनको बोलते हैं वीक। अब आप में से वो स्टूडेंट जो इस बात पे इंटरेस्टेड है कि उनको ये बात पकड़ में आए कि भाई कोई ज्यादा करंट पास क्यों करता है, कोई कम क्यों करता है, तो किताब आपको बिल्कुल पढ़ा रही है। ऑल्दो के पेपर में ऐसा कोई टेक्निकल सवाल नहीं आता जो कि आना चाहिए, पर किताब आपको मुख्तलिफ स्टाइल में ये बात पढ़ा रही है कि जो ज्यादा करंट पास करता है वो क्यों करता है, जो कम करता है वो क्यों। वैसी बात मिसाल के तौर पर कल आपने हाइड्रेशन पढ़ा। अब हाइड्रेशन में तीन चीजें होती है ना, एट्रैक्शन, आयनाइजेशन और सराउंडिंग, और वो डिपेंड करता था चार्ज डेंसिटी पे, कल पड़ा था। तो किसी की हाइड्रेशन ज्यादा है, किसी की हाइड्रेशन कम है, किसी की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, किसी की चार्ज डेंसिटी कम है। तो जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा डिजॉल्व होगा, जो ज्यादा डिजॉल्व होगा वो ज्यादा आयन देगा, जो ज्यादा आयन देगा वो ज्यादा करंट पास करेगा। करंट पास करना इज दी जिम्मेदारी ऑफ आयंस, यानी करंट पास करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आयंस की। पॉइंट नंबर 2 में इसका जिक्र है, अगर आप पढ़ें पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको भी जिक्र किया कि इलेक्ट्रोलाइट करंट इस वजह से पास करता है क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा आयन देगा, जो ज्यादा आयन देगा वो करंट ज्यादा पास करेगा। इसका मतलब है किताब पढ़ा रही है आप कितना इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, कोई ना कोई पेपर में सवाल में आप फंस भी सकते हैं, ये नहीं कि आपको समझे कि यार सर ने रिलैक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। पढ़ाई है ना, किताब पढ़ा रही, जिम्मेदारी तो आपकी है। तो चैप्टर में 2-3 तरीके और आएंगे आगे चलते, जिससे आपको पता चलेगा कौन ज्यादा करंट पास करता है और कौन कम। फिलहाल के लिए आपको तय करना है कि ज्यादा करंट पास करता है वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, जो कम करंट पास करता है वो वीक। तो इलेक्ट्रोलाइट की हमेशा 2 कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होगा, पर अगर आप 2 पढ़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट में से एक इलेक्ट्रोलाइट होगा स्ट्रॉन्ग और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा वीक। ये इनकी कैटेगरी, इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो कैटेगरी। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट में से जो ज्यादा करंट पास करेगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, जो कम करंट पास करेगा वो वीक। चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 लिखें। The ability of electrolytes, the ability of electrolytes to pass electricity, the ability of electrolytes to pass electricity, the ability of electrolytes to pass electricity through their aqueous solution, through their aqueous solution, through their aqueous solution is different from one another. Through their aqueous solution is different from one another. Is different from one another. Full stop. Some electrolytes pass electricity in greater quantity. Some electrolytes pass electricity in greater quantity, called strong electrolytes. Some electrolytes pass electricity in greater quantity, called strong electrolyte. Called strong electrolyte. While those, WHILE, while those pass electricity in lesser quantity, while those pass electricity in lesser quantity. हाँ भाई, while those pass electricity in lesser quantity, called weak electrolytes. Called weak electrolytes. Full stop.
चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। अगर कोई बीच में लिखना उतना रह गया हो तो आप पॉज करके पीछे करके देख के लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीक का वो आखिरी लेक्चर होगा, उसको फिर हम नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। कोई भी आपको क्यूरी हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, पर्सनल नंबर है, आपको हेजिटेट नहीं करना। पढ़ाई डैमेज नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त पढ़ाई चलनी चाहिए। मिड टर्म में आपके जबरदस्त नंबर चाहिए मुझे हर एक के, तो लिहाजा चैप्टर 7 मिड टर्म का पार्ट है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें। कोई भी मसला होता है मुझसे पूछें, इंशाल्लाह कल बात करेंगे आपसे। कल तक के लिए